मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए योगेंद्र गौतम जी की एक कहानी एक नफ़ी एक लेकर आई हूँ। योगेंद्र गौतम जी कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी ये कहानी एक नफ़ी एक। प्रभात का कोई 5 बजा है। मेरी कलाई की घड़ी तो यही बताती है। अपने और उसके बीच हुई रात के झगड़े के बारे में सोच रहा हूँ। चाहता हूँ उसे कुछ लिखूं, फिर सोचता हूँ मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं। फिर चाहता हूँ कोई और आर्टिकल लिखूं, पर जी जाने कैसा है। कलम उठाकर उसकी टोपी उतारता हूँ, फिर दोनों को सामने मेज पर पटक देता हूँ। वो ऐसा कह भी कैसे सकती है? आखिर अपने करियर और हमारे सहजीवन में उसके लिए बस उसका भविष्य, जिसमें पता नहीं मैं हूँ भी या नहीं। हालांकि मुझे नहीं पर ज़्यादा यकीन है। इसी अंतर्द्वंद के चलते ड्रॉअर में रखी सिगरेट की डिब्बी खोल कर देखता हूँ। जाने कब की सारी सिगरेट खर्च कर चुका हूँ। इन्हीं की तरह लगता है मैं भी जाया जाऊंगा और मुझे पता भी न चलेगा। ज़बरदस्त तलब के चलते कॉलोनी की नुक्कड़ वाली दुकान पर जाता हूँ। हाकिम के 18 साल के लौंडे को उसकी दुकान पर बैठा देखता हूँ। मैं उससे बड़ी गोल्ड फ्लैग लेकर पैसे दे ही रहा होता हूँ कि सामने कुछ हलचल बूझ पड़ती है। गौर से देखता हूँ तो मेरे ही फ्लैट के बाजू वाली गली के 119 में रहने वाली मिस तारा स्वर्ण सिंह के छोटे लौंडे अनंत का कॉलर खींचे उसे थप्पड़ रसीद रही हैं। देखते देखते राम की बंदी ने 6-7 बिल फाड़ दिया। अबे ये सही मारा छमिया ने, कहकर हाकिम का लौंडा बाईं आंख मीचकर खंखाकर हंसता है। हंसते हंसते उसे खांसी आ जाती है। वो ताली बजाकर दोनों की तरफ हथेली कर हंसता है। फिर मुझसे नज़र मिलते ही उसकी भौंडी हंसी मुस्कुराहट के रास्ते सामान्य हो जाती है। हाकिम का लौंडा बताता है, अनंत कई दिनों से कोई पर्ची वर्ची छमी मिस को देने के चक्कर में था, शायद आज वही दे डाली होगी। मेरे चेहरे के निश्चल भाव देखकर छमिया कहते कहते मिस के सम्मानजनक संबोधन में अपनी जबान का प्लेन लैंड कराते हुए कहता है। मैं कश लगाते हुए सोचता हूँ कि क्या सचमुच पर्ची का ही मामला है? अगर है भी तो क्या लिखा होगा उसमें? कोई प्रेम बतिया या कोई अभद्र प्रस्ताव? हालांकि अगर मैं पहली बात पर रुकने की सोचूं भी तो दूसरी की संभावनाएं प्रबल हो आती हैं। लौंडे की कुंडली में मंगल शुक्र की युति का मुझे संदेह आता है। लड़कियों के चक्कर में उसका सम्मान यत्र तत्र सर्वत्र होते रहता है। हाकिम का लौंडा आंखें गोल करके उन्हें नचाते हुए अपनी होठ के बीच बनी गोलाकार जगह की साम्यता करते हुए कहता है, वो तो अच्छा है भैया, आज स्वर्ण सिंह के लौंडे की पलटन उसके साथ नहीं है, वरना और ही हंगामा हो जाता। मिस तारा के बारे में मैं जितना जानता हूँ उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्वर्ण सिंह के परिवार के बारे में जानता हूँ। पत्नी की मौत के बाद उनकी स्टेनो के साथ उनके अफेयर की चर्चा कॉलोनी में आम थी। 221 वाली मिसेस खन्ना के अनुमान से उसी काले सिर वाली ने श्रीमती सिंह को खा लिया था। कॉलोनी में यूँ तो किसी को किसी से कोई खास द्वेष नहीं था, कोई खास अनुराग भी नहीं। आज जो जिससे बात करता दिख रहा है, कल उसकी बात करता दिखेगा। मैं इसलिए इन आंटियों से बचकर रहता। फिर ये भी चांद के आते जाते रहने से मेरे चारित्रिक गांभीर्य को लेकर सशंकित रहती। मुझे पता था कि चांद को मेरे फ्लैट पर आते भले किसी ने सामने से नहीं देखा, पर खबर सबको होगी और आम होगी। मेरे न्यूज़ चैनल में काम करने को लेकर ज़रा रौब था, जिससे शायद इनका डंक दबा रहता था। श्रीमती सिंह के देहांत के बाद स्वर्ण सिंह का घर से मोह भंग सा हो गया था। किशोर होते लड़के का ध्यान न रख पाए और अच्छा भला लड़का हाथ से जाता रहा। हाकिम का लौंडा बताता है कि जब से मिस कॉलोनी में आई हैं, इन्हीं को ताड़ते रहता है। वो दबी आवाज़ में बताता है कि दूरबीन दर्शन भी लौंडे की आजकल की गतिविधियों में शामिल है। मेरी सिगरेट ख़त्म होने को है, पर तलब नहीं। असोचे के एकांत आयाम और सिगरेट के उठते धुएं के छोर से व्योम में गुम हो जाने का मोह सा पड़ गया। अकेलापन इसमें सहायक है।
किसी खबर के सिलसिले में विल्सन स्ट्रीट गया हूँ। विल्सन स्ट्रीट का भी बड़ा ही रोचक किस्सा है, बताना भूल गया। सुनता हूँ आज़ादी से पहले कोई गोरा किसी भारतीय विवाहित स्त्री के प्रेम में पड़कर यहीं दीवाना बनकर घूमता रहा, बैरागी हो गया। यूं अच्छा खासा व्यावसायिक क्षेत्र है शहर का आजकल। अलग अलग नाम हैं, पर पुराने लोग गोरे के नाम पर विल्सन स्ट्रीट ही कहते हैं। यही कुणाल का ऑफिस है। सोचता हूँ उससे मिलता चलूं, इसी बहाने मिस्तारा के दर्शन भी हो जाएंगे। ठरकी पुरुष मन सदैव अद्वैत दर्शन का अनुसरण करता है, विशेषकर स्त्री दर्शन के लिए। वो सब पर समान आंखें सेकता है। दिसंबर की सौंधी धूप तले तारा दर्शन के लिए कुणाल के ऑफिस पहुंचकर उसे कॉल करता हूँ। कुणाल 10 मिनट में नीचे आने का बोलकर फ़ोन रख देता है। इंतज़ार शुरू से ही मुझे बड़ा सालता है। लगता है प्रतीक्षा के निर्वात को अपनी उपस्थिति से हमेशा के लिए भर देना ही ठीक होगा। समय के ब्रह्मराक्षस की किसी कालांश के अनंत तक की एकल उपस्थिति अनुचित लगती है। मैं 10 मिनट का इंतज़ार करना भी अनुचित मानते हुए खुद ही ऊपर चला जाता हूँ। इतनी बार कुणाल के ऑफिस जाता हूँ कि लगता है उसके ऑफिस का चपरासी उससे ज़्यादा मेरा मित्र है। 4.5 फीट लंबे ज्ञानधन की पता नहीं क्या आदत है। मुझे देखते ही खूब चौड़ी मुस्कान बिखेरता है और दांत निपोर कर देह के पूरब पश्चिम इकट्ठे कर सलाम बजाता है। कुणाल बताता है कि बाकियों को देखकर इसके माथे पर 4.5 बल पड़ते हैं। ज़्यादा पान मसाला खाते रहने से दांतों को घिसकर मसाले ने जगह बना ली है। मुझे देखते ही सलाम बजाकर बोलता है, साहब, कुणाल साहब तो अभी कैंटीन की तरफ गए हैं। कैंटीन उसी फ्लोर पर है। जाकर देखता हूँ तो कुणाल वहाँ नहीं मिलता। मुझे लगता है वो वॉशरूम गया होगा। वहाँ से लौटने पर इधर ही आएगा। कैंटीन का नाम सुनते ही मुझे भूख लग गई है और मैं प्रतीक्षा ताक पर रखकर 2 पाव भाजी ऑर्डर कर देता हूँ। सेल्फ सर्विस है, सर्व होते ही खुद लाना पड़ेगा और उसे भी बुला लेता हूँ। पाव भाजी ला ही रहा होता हूँ कि सामने से कुणाल आता दिखता है। मैं एक कुर्सी घेर लेता हूँ। अपने उतरे चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ वो भी सामने वाली कुर्सी पर पसर जाता है। कुणाल के उतरे चेहरे से ज़्यादा दिलचस्पी मैं फ़िलहाल अपने खाद्य माल पर लगाता हूँ। वो खाने से ज़्यादा मुंह नीचे लटकाए बैठा है। खाकर ज़रा ठंड पड़ती है पेट में। उससे मसला पूछता हूँ। वो बताता है, मिस तारा से उसने 25 दिसंबर की पार्टी में सबके सामने अपनी मन की बात कही है। उसने उन्हें शादी के लिए बोला है, जिसका उन्होंने एक काफ़ी फीकी मुस्कुराहट के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। उनके पश्चिमी विचारधारा के प्रवाह में कुणाल एक बारे में बिल्कुल आश्वस्त है कि वे कुछ भी बिना लाग लपेट के कहेंगी। मैं उससे दोबारा पूछने को कहता हूँ, पर अब दोबारा पूछने की हिम्मत उसमें नहीं दिखती। प्रेम का सनातन लक्षण है इसमें भावों का एक तरफा होना। दो तरफा होते ही ये एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे मेरा और चांद का उदाहरण याद आता है। जब वो करियर के बारे में सोच रही होती है तो मैं सिर्फ उसके, और जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो वो मेरी मौजूदगी चाहती है वर्तमान में। हमारे संबंध के सनातन काल से यूं ही चलते आया है, जिसमें स्थायित्व का सोचते सोचते तरलता उत्पन्न हो जाती है और वर्तमान जम जाता है। सूरज का उगना आजकल बड़ा अनरोमांटिक सा हो चला है। सूरज के उगने पर चांद को बड़ा मिस करता हूँ। उसकी अनुपस्थिति में कोई कान में सरगोशियाँ करके जगाने वाला भी नहीं है। दिसंबर के आखिरी दिन यूं भी सिर से पांव तक थकान में डूबे रहते हैं। रात को थकान शराब के गिलास में डुबाकर उतारी जाती है। दिन भर शहर के चारों कोने किस भागम भाग में नापे जाते हैं बता नहीं सकता। ऊपर से लोगों को बैचलर्स लाइफ के फ़ायदे बताते कभी लगता है यूं ही अकेले न रह जाना पड़े। आखिरी दिनों जब सब अपने परिवारों के साथ विंटर वैकेशंस मना रहे होंगे, मैं उन दिनों में बैठकर सभी वसंत गुजरने पर कलेक्टिव अफसोस मना रहा हूँगा। जॉगिंग से आकर कॉफ़ी और टोस्ट तैयार कर रहा हूँगा।
कि ऑफिस की काली कॉल आता है। काली सुरेंद्र कालिया के सरनेम का शॉर्ट है, जो हम उसे गुस्से से, प्यार से या यूं ही बुलाते हैं। वो पूछना चाहता है कि क्या साल की पहली तारीख में मैं मेयर का इंटरव्यू करना चाहता हूँ। फिलहाल कोई असाइनमेंट नहीं है तो मैं हाँ कर देता हूँ। किसी खास दिन पार्टी का जुगाड़ हो जाए। अपने लिए ऐसी मुश्किल रहती नहीं है। मेयर साहब 65 साल के दिल एक आशिक हैं। गुजरे चुनाव में इनकी धमक हल्के में महसूस हुई थी। 2-4 स्कैंडल भी इनके नाम आया था, पर वो सब इनकी उपलब्धि सरीखा है। फेदर इन कैप। होटल नल्सन की रॉयल में ये मीटिंग सेट हुई, शहर से 8 किलोमीटर दूर। मैं अपने कैमरामैन को पकड़कर उसी की मोटरसाइकिल से होटल पहुंचता हूँ। होटल पहुंचते ही मेहर साहब का पीए ग्रीट करता है। पहले से लिखा हुआ नरेशन पकड़ा देता है और आंखें मीच कर कहता है, सवाल जवाब बस इसी दायरे में रखिएगा सिंह साहब। नेताजी तैयार है, आप इधर कमरे में तशरीफ़ ले चलिए, मैं नेताजी को लिवा आता हूँ। इंटरव्यू के लिए बुलाते वक्त मैं देखता हूँ कि नेताजी के साथ बड़े व्यापारीगण हैं। उनको एक्सक्यूज़ करके कोई 10 मिनट का इंटरव्यू लिया जाता है। नेताजी मेरे शिष्टाचार और मेरी आज्ञाकारिता पर मोहित हो चले हैं। इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ। चलने की अनुमति लेना कहते ही मेयर साहब न कहते मेरी दोनों हथेलियाँ थाम लेते हैं। उनकी मुलायम हथेली उनकी नरम दिली का आईना महसूस होती है और उनकी मुस्कुराहट दैवीय। नए साल पर कोई मसीहाई उपस्थिति लेकर आए नेताजी कहते हैं कि अभी तो पार्टी की शुरुआत है। मेरा बिना कुछ लिए जाना उन्हें अपमान लगेगा। मैं उनकी सांत्वना के लिए रुक जाता हूँ। कैमरामैन को स्टूडियो पहुँचना था, सो उसे रिकॉर्डिंग देकर विदा करता हूँ। सर्दी का मौसम है, पर कमरे का तापमान गर्म है। बाहर पार्टी चल रही है। नेताजी के सामने कांच की बड़ी सी टेबल पर दुनिया की महंगी और शानदार स्कॉच, विस्की, वोदका और रम पड़ी है। एक सोफे पर नेताजी के साथ अनिल खन्ना और सुब्रमण्यम जैसे जाने माने बिजनेसमैन हैं। सूखे मेवे एक तस्तरी में रखे हैं। खाने के लिए मछली की स्पाइसी डिश रखी है। कमरे की हल्की गुलाबी रोशनी एक अजीब सा उच्चाटन पैदा कर रही है। पता नहीं क्यों मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। मैं शिष्टाचारवश जैक डेनियल्स का बस एक पैक खींचकर निकलना चाहता हूँ, पर मेयर साहब फिर हाथ खींचकर बिठा लेते हैं। उनका सत्कार जाने कैसा है, मैं मना ही नहीं कर पा रहा। तभी पीए उनके कान में आकर कुछ कहता है और वो रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते गर्दन हिलाते हैं। जरा गर्दन हिलाकर पीए बाहर चला जाता है और मेयर साहब दरवाजे के बंद होने की ताल पर अपना ग्लास खाली कर जाते हैं। कोई 3 मिनट के अंदर पीए अपनी प्लास्टिक की मुस्कान के साथ दाखिल होते हैं और पीछे एक जनाना साये को कमरा दिखाकर पीए कमरे के बाहर के अंधेरे में गुम हो जाता है। कमरे की गुलाबी रोशनी में ये साया जाना पहचाना लगता है, जिसे करीब आते देखकर मैं खड़ा हो जाता हूँ। ये तो मिस तारा हैं। एक उतरती हुई सी नज़र वो मुझ पर डालती हैं और सामने सोफे में धंस जाती हैं। मेरे मन में 1000 ख्याल धड़ाधड़ आते हैं और जाते हैं। इनका यहाँ इस समय होना, मिस तारा की उपस्थिति के आकर्षण से मैं अपनी जगह जम गया। मेरी दाईं ओर सोफे पर नेताजी, सामने मिस तारा और मैं जैसे होते हुए भी नहीं। क्या ये वही ख़ास इंतज़ाम है जो आज की शाम के लिए किया गया है? मैं अपने वजूद में कोई पनाह तलाशने लगता हूँ। कमरे में बस मैं, नेताजी, मिस तारा, खन्ना और सुब्रमण्यम बचे हैं। मैं जगह छोड़कर जाना चाहता हूँ, पर कोई सम्मोहन बांधे है। नेताजी मिस तारा को इशारा करते हैं, लेकिन वो ढीठ सी अपनी जगह नहीं हिलती। नेताजी खुद उठते हैं और संतुलित कदमों से वार्डरोब की तरफ बढ़ते हैं। व्यवस्थित रूप से जैकेट अंदर हैंग कर दी जाती है। मेयर साहब खुद ही स्कॉच से एक पैक बनाकर मिस तारा को ऑफर करते हैं, जिसे वो मुस्कराकर थाम लेती हैं। पैक थमाकर वो वहीं बैठने की कोशिश करते हैं। मिस तारा इस व्यवहार से थोड़ी असहज दिखती हैं, पर प्रतिकार नहीं करती। वो पैक के 2 घूंट डरते डरते आंखें नीचे हलक से नीचे उतारती हैं
और इसी के साथ एक नई मिस तारा का अवतार मुझे सोफे पर महसूस होता है। नई तारा सारा पैक धड़ल्ले से बेपरवाह खींचती है। एक पैग लगाकर ये दूसरा खुद बनाती है। जाने कौन तेजी है। शायद खुद से खुद को अलग करने का कुछ तरीका है। ये वाली तारा मेयर साहब की शर्ट के बटन खोलकर उनके कॉलर उमेट देती है। मैं सारी झिझक छोड़कर उठता हूँ, लेकिन मिस तारा पाँव भिड़ाकर रोक लेती है। मेरी बाँह थामकर आंखों में एक सर्द नज़र से देखकर कहती हैं, रुक जाइए, ऐसी महफिलें बार बार नहीं जमा करती। मैं की कर्तव्य विमूढ़ हूँ, जहाँ से खड़ा हुआ था वहीं धरा रह जाता हूँ। एक नपुंसक निष्क्रियता जकड़ लेती है। नेताजी मिस तारा की पीठ सोफे से भिड़ा देते हैं और मिस तारा की नीली साड़ी का सुनहरा चौड़े बॉर्डर का पल्ला एक ओर लुढ़क जाता है। अब मुझे एक गुलाबी रोशनी में मेयर साहब की पीठ गोते लगाती दिखती है और उनके हाथ अनंत में कुछ ढूंढते महसूस होते हैं। पिछली तारा के साथ ये नई तारा भी कहीं लुप्त हो चुकी है। नेताजी की पत्थर सी पीठ पर दो हाथ शिकंजा कसते जरूर दिखते हैं। धीरे धीरे नेताजी के सभी कपड़े धराशायी हो जाते हैं। मैं, खन्ना और सुब्रमण्यम तीनों बैठे रम पे रम खाली करते हैं। मैं कमरे में गुलाबी रोशनी के साथ अपने जलने की गंध को महसूस करता हूँ। कुछ और भी है जो बिना गंध और दर्शन के जल रहा है। कुछ है जो जल चुका है। एक अजीब संडास कमरे में महसूस होती है। अचानक सब ठंडा महसूस होने लगता है। तभी मेयर का चेहरा दिखता है, एकदम सफ़ेद, कुछ पुता हुआ, किसी प्रेत का सा। वहीं उसकी दाईं ओर साड़ी बिखेरे एक प्रेतनी तारा की शक्ल में दिखाई पड़ती है। दोनों किसी कब्र पर लगे पत्थर की तरह दिखते हैं। मेरी आंखों के सामने तारा मंडल है, जिसमें सड़क के किसी आवारा लड़के को तमाचों से नवाजती तारा, किसी शर्मीले लड़के की अज्ञात यात्रा को अपनी मुस्कुराहट से विराम देती तारा, सहकर्मियों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराती तारा, होटल के बंद एकांत कमरे में नंगों की नंगई समेटती तारा, और अब पत्थर बनकर किसी कामुक पौराणिक प्रस्तर मूर्ति की तरह निर्जीव पड़ी तारा। सब दिख पड़ रहे हैं, खुद को मैं कहीं नहीं दिख रहा। थैंक यू सो मच।